कंप्रेशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर ऊष्मा और ताप दैट मीन्स हीट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको समझेंगे और साथ के साथ कुछ इन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि कंप्रेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आइए, पहला है हमारा ऊष्मा, हीट। हीट क्या है? बेसिकली हीट इज टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। तो इससे डिफिनेशन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसे हम वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। मतलब कोई बॉडी कितना हॉट है, कितना गर्म है, उसके बारे में हमें पता चलता है इस हीट से। ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण बोले तो ट्रांसफर ऑफ हीट उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। मतलब जो ऊष्मा जो हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है ना। जैसे सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, ये सपोज कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और दूसरे अनदर बॉडी है हमारे पास, सपोज इसका 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, मात्र 10 डिग्री। तो ये ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे है, इसके जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो जो हीट का ट्रांसफर होगा, अगर ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे किसी भी चीज़ों के सहारे, अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका हीट यानी हायर बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वही पहला पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण का स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, 100 होता है। तो बेसिकली क्या, स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह वस्तु के पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। जो ये हीट एनर्जी है बेसिकली क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा। गतिज एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। तो ये क्या बेसिकली क्या है कि वस्तुओं के पदार्थ के अणु यानी कि जो कोई भी बॉडी है उसके एटम्स जो होते हैं ना, उसके एटम्स, जब इसमें कोई हीट एनर्जी होता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आते हैं। दैट मीन्स किसके जो बॉडी होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है वो बेसिकली हीट एनर्जी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी के कारण इनके एटम्स के काइनेटिक एनर्जी के कारण हीट बेसिकली जनरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा या ट्रांसफर ऑफ हीट। आप ध्यान रखें, ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है ना उसमें भी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आता है जिसके कारण आपस में कोलिजन जिगजैग टाइप का वो जो मतलब उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिगजैग पाथ करके आपस में टक्कर खाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है वन एटम अनदर एटम को एनर्जी ट्रांसफर करता है, अपना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है और वो दूसरे को ट्रांसफर करता है। इसी तरह से कोई भी जो मतलब हमारे पास कंडक्टर है उसमें हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन, इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये बेसिकली क्या होते हैं, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थितांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकन कहा जाता है। इसे प्रायः जैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो जब कभी कार्य हम करते हैं तो ऊष्मा में जब कोई हम वर्क करते हैं तो क्या होता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में। ठीक है। या हीट एनर्जी क्या होता है, वर्क में चेंज होता है। ठीक है। ये तो आप जानते ही हो ना, जो वर्क है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है यानी एनर्जी के। तो कभी एनर्जी वर्क में चेंज होता है और क्या होता है, वर्क एनर्जी में कभी चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो यहीं पे क्या है कि ऊष्मा जो है वो कभी कार्य में बदलता है और कार्य कभी ऊष्मा बदलता है। तो ये कह रहा है कि तो किए गए कार्य वो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, मतलब जो वर्क डन बाय एनी बॉडी डिवाइडेड बाय ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, जो हीट एनर्जी जो निकलेंगे उनका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होंगे, उनका रेशियो कांस्टेंट होगा। उसको बेसिकली उस कांस्टेंट को हम बेसिकली जे मानते हैं, जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि W जो कार्य है और उत्पन्न ऊर्जा अगर Q है तो J इज इक्वल टू W बाई क्यू। दैट मीन्स क्या है
कि अभी हमने बताया कि वर्क डन और डिवाइडेड बाय जो हीट एनर्जी जनरेट होंगे वो उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। और उस फिक्स्ड रेशियो को क्या हम डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, जो कि जे इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वर्क डन इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। जे का मान जो होता है, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो होता है 4.186 जूल पर कैलोरी, पर कैलोरी है ना, पर कैलोरी। जे का मान क्या होता है 4.186 जूल पर कैलोरी है ना, Cl, कैलोरी को शॉर्ट में Cl लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा का मात्रक, यूनिट ऑफ हीट्स। तो उष्मा का मात्रक जो है ना कैलोरी या जूल, कैलोरी या जूल होता है ना, इसको प्रायः सूचित करते हैं Cl से कैलोरी, या जूल को किससे सूचित करते हैं, J से जूल है ना। कैलोरी बेसिकली क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 11 डिग्री सेल्सियस को तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होती है, वो क्या कहलाती है, 1 कैलोरी। इंग्लिश में बोले तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज बेसिकली, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 4.18 जूल। यानी कि अगर हम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो उसको 10 से 11 डिग्री सेल्सियस में, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए इसको कितना एनर्जी की जरूरत होगी, 4.18 जूल, 4.18 जूल। और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ताप, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर बेसिकली किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी कोई बॉडी कितना गर्म है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका पॉइंट, उष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। ये ऑलरेडी मैं शुरू में ही डिस्कस किया। ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब जिसका जो उच्च ताप होगा, उच्च ताप टू निम्न ताप, दैट मीन्स नियर लोएस्ट टेम्परेचर। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी दिया था 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये बॉडी 100 to 10 आएगा, या ना कि 10 to 100 जाएगा, 10 to 100 नहीं जाएगा, 100 to 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तापमान के पैमाने, मतलब तापमान के सबसे पहले उससे भी तापमापी, थर्मामीटर क्या होते हैं, ये इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जब हमारे जब किसी की तबीयत खराब होती है, जब फीवर वगैरह आता है, तो हम लोग उससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तो बेसिकली किसी पिंड का ताप किसी यंत्र के द्वारा मापा जाता है, उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। मतलब जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसी को हम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तापमान के पैमाने, है ना। तापमान के अलग अलग मुख्यतः तीन पैमाने होते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन, है ना, केल्विन स्केल। ये तीनों पॉपुलर हैं, आप डे टू डे लाइफ में इसको सुनते भी होंगे, या क्वेश्चन वगैरह अगर जब आपको भी सॉल्व करते होंगे तो ये सब सुनने को मिलते हैं। सेल्सियस, है ना। तो सबसे पहले हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल। इस पैमाने में हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे वाटर क्या हो जाए, बर्फ बन जाए, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तथा भाप बिंदु बोले तो जहाँ पे वेपर हो जाता है, वाटर जहाँ पे वेपर हो जाता है, वो बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर हो जाता है, में अंकित किया जाता है। तथा इनके बीच की दूरी को 100 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। इस पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है। तो जो ये सेल्सियस पैमाना है, ये बेसिकली साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। इस पैमाने में हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक या निचले बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है बेसिकली वाटर का वेपर पॉइंट क्या है, बेसिकली वो 212 फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है, मतलब मार्क किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच टोटल 180 ये सब ध्यान रखें, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल मतलब कितने उसमें मतलब भागों में बांटा जाता है फ़ारेनहाइट स्केल को, ये सब पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि डिग्री सेल्सियस के
स्केल में 100 टोटल वो अलग अलग वो बांटा गया था, लेकिन इसमें क्या है 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक भाग का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका प्रयोग चिकित्सक जगत में होता है, चिकित्सक मतलब मेडिकल लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे जो थर्मामीटर वगैरह से हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, तो उसमें हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर बोला जाता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 98 फ़ारेनहाइट इसके बॉडी का टेम्परेचर है। फीवर वगैरह आता है तो उसमें 102 103 ऐसे फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो बेसिकली जो फ़ारेनहाइट स्केल का है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, है ना। नेक्स्ट है हमारा केल्विन। केल्विन स्केल, इस पैमाने में हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु, है ना, वेपर पॉइंट, वो क्या है 373 केल्विन अंकित किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच टोटल 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसा कि सेल्सियस स्केल में देखा था आपने, उसमें 100 टोटल इक्वल पार्ट बने रहते थे स्केल में, लेकिन उसी तरह से केल्विन स्केल में भी 100 टोटल पार्ट बने होते हैं, टोटल 100 भाग में बटी होती है। इस पैमाने में ताप को केल्विन के सिंबल क्या किया जाता है यूज, इसमें के में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक भाग 1 केल्विन कहलाता है। जैसे उसमें 1 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता था उसमें, लेकिन इसमें क्या है 1 के, है ना, 1 केल्विन। ठीक है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बेसिकली, इट इज नथिंग बट सिद्धांत, इस सिद्धांत के रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब जो हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी बॉडी की बात करें तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। मतलब अगर बात करें कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बॉडी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हाँ हो सकता है, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर दूं तो भी हो सकता है। आपका मन हो आप 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म कर सकते हैं। मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब उसका लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जितने भी बॉडी हैं उसका एक न्यूनतम सीमा बोले तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर फिक्स है। उस लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज वो जो कि होते हैं जिनका वैल्यू 273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं हो सकता है। मतलब टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का कम करें, दैट मीन्स कम करते करते बहुत कम करें, तो इससे कम नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, फिक्स टेम्परेचर है, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते हम लोग। तो इसी टेम्परेचर को परम शून्य ताप कहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं। यानी इस बाउंड्री लाइन से टेम्परेचर नीचे हम नहीं कर सकते हैं किसी बॉडी को। ठीक है, और केल्विन पैमाने पर के लिखते हैं तो ये तो डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में 273 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, लेकिन अगर केल्विन के फॉर्म में तो सी की जगह के यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमानों में संबंध, आपस में रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ठीक है, तो वो बेसिकली इस फॉर्मूले जो अभी फॉर्मूले में आगे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इस फॉर्मूले से रिलेटेड तीनों आपस में रिलेटेड हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो CY100 है। CY100 इज इक्वल टू F-32 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। तो इसका यूज कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास अगर कोई टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, लेट सपोज कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसको कन्वर्ट करना है, पूछेगा कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट। तो क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस को या सी के जगह पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10/100 इक्वल टू, चेंज किस में करना है, एफ में, तो एफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मीन्स ये, तो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब इससे 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, इधर 18 आ जाएगा और 18 ये माइनस 32 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 32। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा वो बेसिकली 18 + 32, तो बेसिकली 18 + 32 क्या हो जाएगा 50 फ़ारेनहाइट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो वो कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से अगर हम बात करें के केल्विन में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे,
तो सपोज अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अगेन दिया है, अब हमको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, है ना, केल्विन में। तो केल्विन के लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर्मूला को यूज करते हुए बना देता हूं। जैसे अगर मान लो 10 डिग्री, अगेन 10 डिग्री, 10 इस बार 20 लेते हैं ना, बार बार मैं एक ही फॉर्मूला लूंगा तो आपको दिक्कत, आप सोचोगे सर एक ही 10 डिग्री जानते नहीं, 20 डिग्री भी जानता हूं, ठीक है, आप कोई भी पुट कर सकते हो। तो 10 सी की जगह क्या है, 20 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या, नीचे 100 आ गए। अब देखो इक्वेट जिस चीज में चेंज करना है, जैसे अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना था हम लोगों ने तो इसके इक्वेट किया था, लेकिन अगर केल्विन में चेंज करना है तो हमें इसके इक्वेट करना है। दैट मीन्स K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ये देखो 100 से 100 आसानी से कैंसिल हो गया, तो ये केल्विन इक्वल टू क्या हो गया, 20 जो इधर था लेफ्ट साइड RHS में 20 हो गया, और ये 273 इधर माइनस से आकर के इधर क्या हो गया, प्लस 273। ओके, तो इसको जोड़ करके क्या बनेगा, 293 है ना, 293 केल्विन है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस को बेसिकली हम 20 डिग्री सेल्सियस को, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलें तो वो टेम्परेचर होगा 293 केल्विन। क्या हो जाएगा, 293 केल्विन। ओके, तो अब इस तरह से आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। आप ध्यान रखें, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो आप सिंपली 273 ऐड कर देना, ठीक है। जैसे अगर डिग्री सेल्सियस में 20 था तो उसमें 273 ऐड कर दो। देखो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 293, आ गया ना 293, जो हम लोगों ने फॉर्मूले से यूज किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम C/100 को इसके साथ इक्वल करते हैं तो ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो C इक्वल टू क्या हो जाता है, K माइनस का 273, है ना। और इसी चीज को हम ऐसे लिखें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस का 273। यानी कि अगर हम डिग्री C में हमें टेम्परेचर को डिग्री C में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसको हमें लर्न करने हैं। पहला पॉइंट है हमारा -40 डिग्री पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का एक ही ताप को व्यक्त करते हैं। मतलब एट -40 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर बोथ सेम टेम्परेचर को वो डिनोट करते हैं। दूसरा है मानव शरीर का समान ताप, जो ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी बोले तो हम लोग, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बोले तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, केल्विन पैमाने का पर शुद्ध रूप में हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना होता है 273.16 केल्विन, तथा भाप बिंदु है ना, वेपराइजेशन पॉइंट क्या होता है, वो बेसिकली 373.16 केल्विन। ये बेसिकली टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग सेल्सियस के फॉर्म में जो होता है हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, उसी में क्या किया 273, याद करो 270 ऐड कर देते थे, वो केल्विन में बदलता था। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कर दिया गया। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेपराइजेशन पॉइंट, वेपर पॉइंट, ठीक है। तो वेपर पॉइंट ऑफ वाटर क्या आता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 370, है ना। तो इसी को केल्विन में सिर्फ कन्वर्ट कर देगा और बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो सेम चीज, जो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, सेम चीज लिखा गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, इंटरेस्टिंग है, जो लोग मतलब वाइन वगैरह पीते होंगे, है ना, अल्कोहल वगैरह पीते होंगे, उनके लिए इंटरेस्टिंग है, उनसे रिलेटेड बातें हैं। अत्यंत निम्न ताप पर, या निम्न ताप मापने के लिए, यानी कि वेरी लोएस्ट टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें एल्कोहलिक तापमापी का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहलिक थर्मामीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा पॉइंट, एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। मतलब अगर वाटर की बात करें तो वो 0 डिग्री पे आइस बन जाता है, लेकिन एल्कोहल बोले तो जो हम लोग यूज वगैरह भी करते हैं, तो एल्कोहल जो होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, आइस बनता है। यानी आइस बनने के लिए उनको इतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो जाकर के क्या होंगे, आइस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6, 273 डिग्री केल्विन लिखना अशुद्ध है। मतलब डिग्री केल्विन लिखना अशुद्ध है। डिग्री जो है ना, ये सिंबल जो दिया गया है डिग्री का, वो नहीं लिखना है।
ओनली हमें केल्विन यूज करना होता है, क्योंकि डिग्री हम बेसिकली सेल्सियस के लिए यूज करते हैं, है ना, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो लिखने का हैबिट है ना, इसी सेम चीज को रिपीट कर देते हैं और टेम्परेचर, जैसे सपोज कि 10 केल्विन लिखना है तो उसको 10 डिग्री केल्विन लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये अशुद्ध है। मतलब शुद्ध क्या है, वो बेसिकली ओनली केल्विन लिखना है, ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है, पिंड का ताप केल्विन या परम मापदंड में यदि के हो तो K इजिकल टू 273 प्लस सी। ये जैसा कि हम लोग ने अभी बताया था कि केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करने के लिए अगर डिग्री सी में दिया है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 ऐड करना होता है। मतलब अगर कोई पिंड बोले तो किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें दिया है डिग्री सेल्सियस में तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। ये क्या होते हैं बेसिकली, तो डिफिनेशन को देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसे प्रायः सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। बेसिकली इसको इंग्लिश में बोले तो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर amount of heat required for increasing 1 degree Celsius of a body इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, है ना। स्पेसिफिक हीट उसको बेसिकली सी से डिनोट किया जाता है ना। जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट को विशिष्ट उष्माधारिता, है ना, विशिष्ट उष्माधारिता भी कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है, जूल प्रति किग्रा, है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस क्या कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है किसका, स्पेसिफिक हीट का यूनिट, ठीक है। अब कुछ इसके डायमेंशन की बात करें तो ml स्क्वायर टी पर पावर -2 q टू द पावर -1 होता है ना। इसके यूनिट कहाँ से आए, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से डिस्कस करना है, वो q इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, है ना। mc डेल्टा टी से इसको ड्राइव कर सकते हैं ना, c का फॉर्मूला है ना, c। तो ये बेसिकली Q इजिकल टू एम सी डेल्टा टी एक फॉर्मूला होता है जो अभी आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ से C का फॉर्मूला आ गया Q डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय Q, है ना। और M तो केजी होता है, M बेसिकली केजी होता है और डेल्टा टी तो टी होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, और Q का ये बेसिकली ऐसे होते हैं। तो इनको कन्वर्ट करके हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करते हुए डायमेंशन याद कर लेंगे, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसको बेसिकली आप ध्यान रखें, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 11-12 अगर कोई आप में से किन्हीं ने अगर 11-12 में फिजिक्स वगैरह सही से पढ़ा होगा, मात्रक एवं विमाएँ, यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये डायमेंशन निकालना बहुत आसान उनको लगता होगा, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। इसमें कुछ डाटा दिए हैं जिनका विशिष्ट उष्मा बोले तो स्पेसिफिक हीट का कुछ वैल्यू दिया है ना। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे जल, जो अगर पदार्थ की बात करें, मैटर, जल की बात करें तो जल की जो जल की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ओके। और बर्फ की बात करें, आइस का क्या होता है 2100 जूल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आयरन का 460 होता है, पारा यानी लेड का, सॉरी पारा है ना, Hg, और लेड Pb का ये क्या होता है 130 और 140 रिस्पेक्टिवली। केरोसिन तेल का क्या होता है 210 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। यूनिट याद रखेंगे, इसके डायमेंशन को याद रखेंगे, इसकी डिफिनेशन को समझ लेंगे, ठीक है। विशिष्ट उष्मा का परिकलन, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा C जूल प्रति किग्रा प्रति डिग्री सेल्सियस में हो तो उस पदार्थ के m किग्रा द्रव्यमान के ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा का परिमाण Q इजिकल टू डेल्टा Q इजिकल टू MC होता है। या फिर इसी को बोलें डिग्री जो हम इसके फॉर्मूला को बोलें, Q को अगर चेंज करें तो ये डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T। तो हम लोग क्या सकते हैं Q इजिकल टू MC डेल्टा T। ये एक अनदर फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। मतलब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट अगर हमें किसी बॉडी का दिया है तो उसके टेम्परेचर को, है ना, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस यानी कि चेंज इन टेम्परेचर का अगर डिफरेंस बता हो
कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें हीट एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि Q का अमाउंट कितना जरूरत होगा, Q का अमाउंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें उसका मास हमें गिवन होगा, जैसा कि मैं बताया कि उसका मास दिया होगा, स्पेसिफिक हीट C दिया होगा, और डेल्टा T यानी कि कितना से टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर उसका पता हो, तो हम उसमें कितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ेगा उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, तो ये हमें पता चल जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, यदि m द्रव्यमान, और यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, डेल्टा T क्या है, जितना टेम्परेचर हम वृद्धि कर रहे हैं और उसमें कितना एनर्जी जरूरत हो, कितना हीट का जरूरत होगा, है ना, वो Q है। विशिष्ट उष्माधारिता, दैट मीन्स की स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला निकल के क्या आया, Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस m इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, डेल्टा T भी डिवाइड में आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय m डेल्टा T, है ना, Q बाय m डेल्टा T, वेयर Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, एंड डेल्टा T कितना से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो आगे हम लोगों ने, पीछे हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट का जो है फॉर्मूला देख लिया। अब है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन, है ना। हीट जब हम किसी बॉडी में देते हैं, जब किसी बॉडी में टेम्परेचर हम डालते हैं, हीट एनर्जी डालते हैं, तो उनके जो बॉडी होते हैं ना, वो एक्सपेंड करते हैं। वो जो जैसे सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है, इसको गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेंशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। जब इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाते हैं। जब इनका एरिया चेंज होकर के एक्सपेंड हो जाए, सपोज कि ये एरिया ए है तो ये चेंज करके ए डैश हो गया, तो इसको हम एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर इसका वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम अगर लेट्स की V है और V से चेंज होकर के V डैश हो गया, या कुछ इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया ड्यू टू हीट एनर्जी, जब हम इसको दिए बॉडी में, तो क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसको इस चेंज को क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब इसको देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मा के प्रभाव में पदार्थों का फैल जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। मतलब हीट एनर्जी के इफेक्ट के कारण कोई बॉडी का इंक्रीज होना, उनके बॉडी में मतलब फैलाव आ जाना, है ना, एक्सपेंशन आ जाना ही क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। यह प्रसार लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन यानी लेंथ और एरिया और वॉल्यूम में हो सकता है। इसमें क्रमशः रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार कहते हैं। मतलब इसी को एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या होते हैं बेसिकली, ताप के प्रति डिग्री सेल्सियस परिवर्तन के कारण ठोस की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे प्रायः अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि अगर हम इसको हीट एनर्जी दें तो उसमें क्या होता है, इसके लेंथ में जो चेंज आता है ना, वो लेंथ में चेंज होता है। इसी लेंथ में चेंज होने की जो फेनोमेनन है उसको क्या कहते हैं, लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे प्राय अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस है। पर डिग्री सेल्सियस को ऐसे भी लिखते हैं, इसके पावर में -1, है ना, पर डिग्री सेल्सियस, या 1/डिग्री C, है ना, 1/डिग्री C, तो पर डिग्री सेल्सियस। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो चेंज इन लेंथ क्या है बेसिकली, डेल्टा L, है ना, डेल्टा L यानी इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू ताप में वृद्धि यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यदि ठोस का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2। अगर किसी ठोस का T1 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब T1 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई L1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पे लंबाई L2 है, तो हम लोग अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं L2 माइनस L1, मतलब चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1, यानी कि फाइनल लेंथ L2 है और इनिशियल लेंथ L1 है, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ यानी कि L1 प्रारंभिक लंबाई इंटू चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, है ना। इसी चीज को डेल्टा T कहते हैं। डेल्टा T क्या होता है,
T2 माइनस T1 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसी तरह से सिंपल एरिया में भी होगा, इसी तरह से सिमिलर फॉर्मूला वॉल्यूम में भी होगा। मतलब अगर एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ लंबाई की जगह एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम वाले में बात करेंगे तो लंबाई की जगह वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा एरियल एक्सपेंशन यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इज इक्वल टू चेंज इन एरिया यानी एरिया में वृद्धि डिवाइडेड बाय क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम के केस में चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। यानी कि ये तीनों फॉर्मूला आपस में सिमिलर हैं, बस एरिया के लिए लिनियर के लिए एल होता है, एरियल के लिए एल ए, एंड अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो वी होता है। ठीक है, अब हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं या इसी चीज को एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। एरियल है ना, एरिया से बनता है एरियल, एरियल एक्सपेंशन है ना। ताप की प्रति डिग्री सेल्सियस परिवर्तन के कारण ठोस की लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई, दैट मीन्स एरिया में लेंथ भी इंक्रीज होगा और उसके ब्रीथ भी यानी कि चौड़ाई भी इंक्रीज होंगे। अर्थात क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। इसे प्रायः बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। एरियल एक्सपेंशन को बीटा द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसके फॉर्मूले जैसे कि मैंने बताया था कि इनिशियली जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था लेंथ एक्सपेंशन के लिए, उसके लिए लीनियर एक्सपेंशन के लिए, उसी तरह से एरियल एक्सपेंशन के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बट उसमें क्या होगा, एरिया लेंथ के जगह पे एरिया यूज होगा। जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि डिवाइडेड बाय मूल क्षेत्रफल मतलब इनिशियल क्षेत्रफल इनटू ताप में चेंज यूनिट डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा टी, है ना। तो इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सपोज कि अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और T1 पे एरिया क्या है S1 और T2 टेम्परेचर पे एरिया S2 है, तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इनके फॉर्मूला हो जाएंगे बीटा इज इक्वल टू क्या होगा S2 माइनस S1, दैट मीन्स चेंज इन टोटल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू T2 माइनस T1 यानी चेंज इन टेम्परेचर। ऊपर में क्या है डेल्टा S यानी डेल्टा एरिया इनिशियल एरिया इनटू डेल्टा T, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा बीटा है, बी नहीं समझिएगा बीटा है। तो इसी चीज को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू S1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू T2 माइनस T1, है ना, T1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आयतन प्रसार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन के कारण किसी ठोस घन के आयतन में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे प्रायः गामा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, सिंबल हमेशा याद रखेंगे। अल्फा किसके लिए यूज किया जाता है, लीनियर के लिए, बीटा किसके लिए, एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए यानी कि, और गामा यूज किया जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है, बाकी की तरह होता है यानी प्रति डिग्री सेल्सियस, है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसके फॉर्मूला को देखें, आयतन प्रसार गुणांक सिमिलर टू एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के होंगे। दैट मीन्स आयतन में वृद्धि यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मूल आयतन इनिशियल वॉल्यूम इनटू ताप में वृद्धि यानी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू T2 माइनस T1। V1 V2 क्या है, फाइनल, V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, और ये T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, एंड T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो गामा का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V डेल V डिवाइडेड बाय डेल V डिवाइडेड बाय V इंटू डेल्टा T, है ना। इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं, V2 यानी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T, है ना, गामा इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब है कि अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होते हैं। तो जो क्षेत्रीय प्रसार, पहला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब बीटा यानी एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू होता है 2 इंटू अल्फा, है ना, 2 इंटू अल्फा। ठीक है, और जो ये है बेसिकली, और आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स
अल्फा होता है, यानी गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स अल्फा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें 3 टाइम्स अल्फा होता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 प्लस का इक्वल टू गामा बाय 3। इसको आप इक्वेट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से निकल के आया अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, जो हम लोगों ने अभी मैंने जस्ट बताया था, है ना, अभी मैंने जस्ट बताया था 2 अल्फा इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं, यानी ओवरऑल लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही हमारा पहला और दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको कंबाइनली ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम कंबाइनली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे 2-3 लॉ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कोई पूछेगा तो बॉयल्स लॉज में तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब क्या कहता है ये, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, किसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, किसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, पहले देखते हैं क्या होता है। बेसिकली स्थिर ताप पर यानी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, यानी उसके गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P होते हैं, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, है ना, V इज इक्वल टू V इंटू P, यानी कि P1, इसी से एक फॉर्मूला आता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। ये फॉर्मूला को ध्यान रखें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, इस बॉयल्स लॉ से आता है। तो हमेशा ध्यान रखें बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, बॉयल्स बेसिकली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। किसी चीज को बॉयल करते हैं ना, बोलते हैं ना बॉयल करते हैं, तो उसमें क्या हमारे दिमाग में आता है कि किसी चीज को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हैं ना, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। मैं याद करने की ये मतलब आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि बॉयल्स लॉ जब भी बोला तो बॉयल्स में क्या होता है, किसी चीज को गर्म करते हैं, उसमें गर्म करना दैट मीन्स टेम्परेचर वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना, अभी आइडियल गैस लॉ होता है ये PV इज इक्वल टू nRT। अब सपोज कि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, T भी कांस्टेंट होंगे, तो इसका क्या मतलब आया, PV इक्वल टू ये कांस्टेंट n कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, उसके बाद फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कहता है स्थित दाब यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम दाब टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये अगेन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या ऐसे हम कह सकते हैं V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। इससे एक फॉर्मूला आता है V1 T1 इक्वल टू V2 T2। ये V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो ये बेसिकली क्या फॉर्मूला है, ये इसमें क्या याद रखना है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अब याद रखें जो फॉर्मूला है हमारा PV इज इक्वल टू nRT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, और nR तो कांस्टेंट होते ही है, तो ये कांस्टेंट सारे एक जगह कर लें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nR डिवाइडेड बाई P को इधर ले आया इंटू T, है ना, इंटू T, ठीक है। इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो ये क्या हो गया, nR डिवाइडेड बाय P, तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर कांस्टेंट, और R गैस कांस्टेंट होता है, N का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं, तो यहां से क्या निकल के आया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और इसी चीज से आ गया V/T इज इक्वल टू स्थितांक या कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट है हमारा आदर्श गैस समीकरण, ये PV इज इक्वल टू nRT होते हैं ना, यही आदर्श गैस समीकरण होते हैं। आइडियल गैस लॉ, वो बेसिकली क्या होते हैं, आइडियल गैस लॉ बेसिकली क्या होते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ये क्या कहता है, निश्चित द्रव्यमान के लिए, निश्चित यानी कि एट फिक्स्ड मास के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है, जहां P क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट होते हैं जिसका वैल्यू
8.231 जूल पर मोल पर केल्विन वगैरह होते हैं इसके, और क्या एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टी क्या होता है टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर होता है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम आपके, इसमें से टोटल मोर देन 16 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बाकी के क्वेश्चन को आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है, जिसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, पीडीएफ लिंक, वहां से जाकर के हमारे वेबसाइट से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे आप। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आइए करा देता हूं जो कि एग्जाम किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर सतह का तापमान क्या है। तो ये बेसिकली याद रखने योग्य बातें हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल बातें, सॉरी मतलब ये जस्ट मेजर किया गया, तो वो बेसिकली 59 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 6000 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कहाँ? अर्थ, सन के सरफेस पे, सन के सरफेस पे, जैसे सन है, सन के सरफेस पे सोचो कितना गर्म होता होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 1 कैलोरी उष्मा बराबर होती है, तो वो 1 कैलोरी उष्मा होते हैं 4.2 जूल के बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जिस उष्मा से ताप नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा विशिष्ट उष्मा, बी है उष्माधारिता, सी है गुप्त उष्मा। तो ये बेसिकली गुप्त उष्मा होते हैं ना, जो छुपे हुए होते हैं, जिनके होने या ना होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ऐसे कह सकते हैं सिंपली। मतलब जिस उष्मा से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता उसे गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। 4 है प्रथम तापमापी किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब फर्स्ट थर्मामीटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखें, ये ऑप्शन सी यानी कि गैलीलियो के द्वारा फर्स्ट थर्मामीटर मशीन बनाया गया था, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक है, तो विशिष्ट उष्मा का क्या मात्रक है, तो ये बताएं आप। स्पेसिफिक हीट का, तो ऑप्शन ए करेक्ट, जूल केजी पर मोल, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी के क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको जिसका पीडीएफ मतलब ये सारे क्लास नोट्स जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है वीडियो में, वो सारे क्लास नोट्स और हमारे ये जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाएं और इसके मतलब थ्योरी को जो पीडीएफ फॉर्म में है उसको डाउनलोड कर लें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें। अगर कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत आता है तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।